हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप एग्जाम से पहले इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये ज़रूर कमेंट करना कि आपका एग्जाम कब है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो, हम लोग जब भी एक वॉल को देखते हैं तो वो बहुत सारी ब्रिक्स की बनी हुई होती है, लेकिन वो वॉल किससे बनी है? बहुत सारी ब्रिक्स से जुड़कर। इसी तरीके से एक सिंगुलर जो ब्रिक होगी उसे हम लोग बोलेंगे एटम। इमेजिन करो एक सिंगुलर ब्रिक को एज एन एटम, और जब ये बहुत सारी ब्रिक्स जुड़ के वॉल बना रही है तो उसे बोल दिया हमने मॉलिक्यूल। लेकिन सर कुछ खास समझ में नहीं आया, समझते हैं। देखो, एक सिंगल हाइड्रोजन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो वो हो गया एटम। और जब ये हाइड्रोजन जाकर किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। ऐसे दो हाइड्रोजन जाकर एक ऑक्सीजन से जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया? H2, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक सिंगल चीज़ है तो वो एटम है, जब वो और चीज़ों के साथ जाकर जुड़ जाती है तो वो क्या बना लेती है? मॉलिक्यूल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लुआइजर के बारे में और प्राउट के बारे में। जो लुआइजर है, इन्होंने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसकी समरी प्राउट ने लिखी थी। मतलब कि एक्सप्लेन कर दिया था प्राउट ने एक तरीके से जो लुआइजर ने फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा था। इसी वजह से ये बोला जाता है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसको डिस्कवर करा था लुआइजर एंड प्राउट ने। आखिरकार ये लॉज हैं क्या? देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ने के लिए मिलती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या है? मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पर गए और वहां से 1 kg ऐसे ब्लैक वाले पेन खरीदे, बिल्कुल 1 kg, 1 किलो, और 4 kg ये ब्लू वाले पेन खरीदे। अब आपने क्या करा? इन दोनों पेनों को मिला दिया। 1 kg ब्लैक वाले, ब्लू वाले 4 kg मिला दिया तो टोटल कितना होगा? आपके पास टोटल आ जाएगा 5 kg पेन्स। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन करें उसके अंदर ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय। तो जो भी मास होगा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कौन से होते? रिएक्टेंट थे ये दोनों, ब्लू एंड ब्लैक पेन। इन दोनों ने रिएक्ट करा, दोनों एक साथ मिल गए तो क्या हुआ? हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला ब्लू और ब्लैक पेन्स का बहुत सारा ढेर, 5 kg का ढेर। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा। देखो जैसे यहाँ पर 1 kg प्लस 4 kg इज इक्वल्स टू 5 kg, तो इधर भी 5 kg चीज़ें थी और इधर भी 5 kg हैं। तो मास ना ही क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। केमिकल कंपाउंड जो होते हैं आर मेड अप ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं ये, जैसे H2O, वाटर का फॉर्मूला है ये। H2 हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा? 2, और ऑक्सीजन कितना होगा? 1। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए 1 हमने क्यों लिखा है, और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर मैंने 16 क्यों लिखा है? देखो 16 इसलिए लिखा है, थोड़ी देर में आप जान जाओगे। लेकिन ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। जैसे हर एक पर्सन का अलग अलग मास होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, इन सब का जो मास है, इन सब का जो वेट है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपकी क्लास में आपका वेट डिफरेंट होगा, आपके दोस्त का डिफरेंट होगा, फिर शायद मैम का डिफरेंट होगा, सर का डिफरेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मास डिफरेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन का वेट इज ओनली, मास कितना है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे इसलिए हमने 1 लिखा है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या है? बहुत ज़्यादा है, 16। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, उसका एटॉमिक मास सबसे कम है, ओनली 1 है। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 1 मास को जोड़ें तो 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हम लोग लिख देंगे। इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 1:8 के रेशो को आपको 1:8 के रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा, तभी आप वाटर को क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही है जो हमने अभी समझा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये क्या कहती है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसका मतलब क्या है? देखो, इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्कुल इनफैक्ट लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, सब चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं। जैसे कि ये पेन, मान लो ये पेन है, ये पेन भी किसका बना हुआ है? बाय
लॉट्स ऑफ एटम्स। एटम क्या होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल का मतलब होता है हम इन्हें आगे और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। एटम्स को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम लोग कभी भी एटम्स को बना नहीं सकते और ना ही एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। थर्ड लॉ क्या था एटॉमिक थ्योरी का डाल्टन्स की, कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन चाहे आप इंडिया में देखो चाहे आप अमेरिका में जाके देखो, सेम वही उसकी क्वालिटीज़ होंगी, सेम वैसे का वैसा ही दिखेगा, सेम वैसे का वैसा ही लगेगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन जैसा इंडिया में होगा वैसा ही जापान में भी होगा और वैसा ही अमेरिका में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन इंडिया में डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, जापान में डिफरेंट है। इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो वो सेम टू सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और सेम टू सेम दिखता होगा। नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो अलग अलग एटम्स होते हैं, उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलग अलग मास होते हैं। इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। तो ये जिस चीज़ को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इतना कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है। जस्ट ऐसे समझो कि जैसे आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं ऐसे ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनमें से हर किसी का आप ये देख रहे हो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या हो रहे हैं? इनको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। और इनके नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है, ये देखो यहाँ पर लिखा रहता है इनका एटॉमिक मास। ये इनके जनरली नीचे लिखा जाता है, तो ये एटॉमिक मास है। ठीक है, ये नंबर है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन का 1 था तो लिथियम का क्या है? 6 है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का 1 था तो लिथियम का 3 था। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास होता है और अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। यही बोलना चाहते हैं डेंटल। नेक्स्ट पॉइंट है एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? देखो एक हमने एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये लिया एलिमेंट में है, मान लो दिस इज द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये पूरा हाइड्रोजन का बना हुआ है, लेकिन इस हाइड्रोजन में से मुझे एक सबसे छोटा, इस हाइड्रोजन एलिमेंट में से एक सबसे छोटा सा हाइड्रोजन निकालना है। तो एक छोटा सा हाइड्रोजन हमने इससे निकाल लिया, ये एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब ये जो एक हाइड्रोजन है ये क्या होगा? ये होगा एटम। इस पूरे एलिमेंट की सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? इसका एटम। इसी तरीके से कंपाउंड की बात करते हैं। अब कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब दो एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया था? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है? कंपाउंड। अब मान लो ये है कंपाउंड। अब इस पूरे कंपाउंड की सबसे छोटी चीज़ मुझे जाननी है कि क्या होगी। तो इस पूरे कंपाउंड की सबसे छोटी चीज़ मुझे निकाली तो मेरे को मिला एक मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल किसका था? H2O का। ये पूरा कंपाउंड किसका बना हुआ है? H2O का। पूरा वाटर का बना हुआ कंपाउंड है, पूरा वाटर है ये। और इस वाटर की सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? इसका एक मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। और एलिमेंट में सबसे छोटी चीज़ एटम होती है और कंपाउंड में सबसे छोटी चीज़ मॉलिक्यूल होती है। नेक्स्ट क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। मतलब कि 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अब मान लो मैंने वाटर को फिल कर लिया इस बड़ी सी बॉटल के अंदर यहाँ तक। अभी ये बॉटल खाली है, यहाँ तक मैंने फिल कर लिया। तो अब मुझे बताओ क्या H3O हो जाएगा? नहीं, वाटर का फॉर्मूला वही रहने वाला है। मान लो इस बड़ी सी बॉटल की जगह मैंने एक बड़ी सी बाल्टी के अंदर पानी को फिल कर लिया। अब पानी तो ज़्यादा है उसमें, तो क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं, वाटर का फॉर्मूला वही रहने वाला है H2O। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो 6 पॉइंट है वो भी हमें समझ में आ गया। तो ये जो 6 के 6 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये समझ लेना, लर्न कर लेना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या है ये भी आपको पता चला होगा, वो है एटम।
लेकिन बचपन से बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि अब बचपन से तो हमें ये बोला गया है कि सेल सबसे छोटी चीज़ होती है। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटी चीज़ होती है, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग सबका मिला के देखें तो एटम सबसे छोटी चीज़ है। तो आप कैसे मेजर करोगे एक एटम का साइज़? मान लो इस पेन का साइज़ मेजर करना है तो मैं ग्राम्स में या किलोग्राम्स में मेजर कर सकता हूँ। मुझे इस रिमोट का साइज़ मेजर करना है तो वो भी केजी या ग्राम्स में कर सकता हूँ। बट एटम तो इतना छोटा है, उसको तो केजी और ग्राम्स में हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे। वेट स्केल पे लिखेंगे तो ज़ीरो ही लिखा आएगा हर बार। इस वजह से हमें एक न्यू यूनिट बनानी पड़ी, एक नया तरीका जिससे कि हम लोग इन्हें मेजर कर सकें। उस यूनिट को हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली इसे हम लोग U से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में AMU को क्या बोल देते हैं हम लोग? U। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनका स्कूल में नाम होगा एक बच्चे का राघव, तो घर पे उसकी मम्मी उसे बुलाती है रघु प्यार से, तो क्या हो गया, उसका निकनेम रघु हो गया और रियल नेम क्या हो गया? राघव। तो इसी तरीके से AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है रियल नेम, और U क्या होता है? निकनेम, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो अब इसको मेजर करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? देखो क्या करा गया, ये कार्बन समझ लो आप। वो बोलोगे सर ये तो तरबूज लग रहा है। हाँ, तरबूज का एग्जाम्पल ही समझो आप। तो एक कार्बन था, अब इस कार्बन को हमने तरबूज की तरह 12 पीसीज में कट कर लिया। ठीक है, 12 पीसीज इसके कट कर लिया। अब ये जो 12 पीसीज हैं इनमें से एक पीस मैंने उठाया, इस पीस को मैंने बोल दिया कि ये जो एक पीस मैंने उठाया दिस इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एक पीस है दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 12 जो पीसेस हमने करे थे कार्बन के, उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। काफ़ी अजीब सा एग्जाम्पल लिया है साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन हाँ भाई तुम्हें अब समझना तो पड़ेगा, लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो यही एक तरीका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। देखो एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी बुक के अंदर भी ये मैंशन है। लेकिन सर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? देखो हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय H। अच्छा सर नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? देखो नाइट्रोजन का दे रखा होगा हमें, नाइट्रोजन का शायद इधर नहीं दे रखा, हाँ यहाँ नहीं दे रखा। अच्छा ऑक्सीजन का दे रखा है यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन को O बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ठीक है, और क्या चीज़ हो गई? सोडियम का। अच्छा नाइट्रोजन का क्या किसी को पता है कि सिंबल क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये सिंबल्स का यूज़ क्यों करा गया? सिंबल्स का यूज़ इसलिए करा गया, एक तरीके से इनका निकनेम रख दिया हमने एलिमेंट्स का। जैसे बोरॉन था, बोरॉन का निकनेम क्या रख दिया? B। सिंबल क्या हो गया इसका? B। निकनेम एक तरीके से, सिंबल है, दिस इज निकनेम। कार्बन का पूरा नाम है कार्बन, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? C। क्लोरीन का पूरा नाम है क्लोरीन और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Cl। तो ये एलिमेंट और इनके सिंबल्स, इनको आपको रीड करना है। बच्चे बोलते हैं सर ये क्या याद करने की ज़रूरत पड़ती है? देखो याद करने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं करना इनको प्रॉपरली। याद आपको कैसे होंगे वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। बैठ के रट्टे नहीं लगाने, रोज़ सुबह उठकर 12 डेज तक बस ये जो चार्ट हैं 2, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो अभी फटाफट वीडियो के अंदर से, और ये आपको सुबह उठकर देखने हैं 12 दिन तक। 12 दिन तक देखने हैं और रीड करना है एलिमेंट्स का नेम और सिंबल। बस 12 डेज तक ये टेक्निक कर लो, आपको याद करने की डेडिकेटेडली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। रोज़ सुबह उठ के पढ़ लो, 12 दिन तक याद हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास क्या होता है, एलिमेंट, यहाँ पर इनके एटॉमिक मास, यहाँ पर इनके सिंबल्स और एलिमेंट्स के नेम। ये आपको पता होना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमें HCl का। अब HCl का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? देखो देखो देखो, हाइड्रोजन का H था। और Cl क्या है? Cl क्या है? देखो Cl है क्लोरीन। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन दोनों के हमें क्या पता होना चाहिए? इन दोनों का हमें मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। तो आपको इन दोनों को लिख देना है 1 और 35.5। लेकिन सर यहाँ तो इतने सारे एलिमेंट है, इनका मास तो दिया ही नहीं हुआ बुक में। तो ये जो आपको चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आपकी 9th क्लास के अकॉर्डिंग दिया गया है।
तो 9th क्लास में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मासेस याद नहीं करने, बस यही याद करने हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर देखो H हाइड्रोजन का 1U था, क्या था 1U एटॉमिक मास, Cl का क्या था 35.5। अब हमें इनका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका यही है कि आप इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को और क्लोरीन के एटॉमिक मास को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, 35.5 में 1 प्लस कर देंगे तो 36.5U। ये क्या हो जाएगा इनका मॉलिक्यूलर मास। ये तो बहुत सिंपल था, बच्चा भी कर लेगा कोई, बिल्कुल। अब एक है HNO3, O3 मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। तो H सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखते हैं, क्या है 1। यहाँ पर N लिखा है, N किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से निकाल लो फटाफट फटाफट फटाफट। N रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, देखो लिखा तो है नाइट्रोजन, मेरा ध्यान नहीं गया यहाँ पर, नाइट्रोजन को। तो N का एटॉमिक मास क्या है 14, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 14। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करा है, O से। O क्या रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन का 1 का 1 यहीं पर लिख देंगे, नाइट्रोजन का 14 का 14 यहीं पर लिख देंगे, और ऑक्सीजन का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखोगे तो क्या आएगा आंसर 63U। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 63U। काफ़ी सिंपल था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, बस ऐड कर देना है। अब यहीं से आपको मैं होमवर्क में 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक क्वेश्चन भी है, ये 6th वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, CaOH2 मतलब ब्रैकेट में OH है और इसके बाहर 2 लिखा है, मतलब दोनों OH को आपको कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। अब यहाँ पर CaCO3 है, तो यहाँ पर जो O है इसको कितनी बार लेना है 3, कार्बन को नहीं लेना 3 बार, सिर्फ O को लेना है। H2SO4 है, तो हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, S कितनी बार है 1 बार, और ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा। फिर उसके बाद फाइनली इन सारे जो भी हमारे ये एलिमेंट्स हैं इन सबके क्या करना है, आपको एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना है, तो आप क्या निकल पाओगे, मॉलिक्यूलर मास को निकाल पाओगे। काफ़ी सिंपल है, कैलकुलेट करके दिखाओ फटाफट, और ये आंसर्स आप मुझे सेंड करो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं सबके आंसर्स चेक करने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर्स निकालो। मॉलिक्यूलर मास तो निकालना हम लोगों ने सीख लिया, जो कि बहुत सिंपल है। हमें सिंपली ऐड कर देना है एलिमेंट्स को, जैसा यहाँ पर हमने करा है। कुछ इसी तरीके से वर्क करता है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। सिंपल है, आपको मॉलिक्यूलर मास वाला ही फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो Na क्या है सोडियम और Cl क्या है क्लोरीन। तो Na जो है इसका एटॉमिक मास क्या होगा 23U, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा 35.5U। इनको ऐड कर लो, 23U प्लस 35.5U क्या आ जाएगा 58.5U। दिस विल बी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। सिंपल था बस। ये तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास वाली चीज़ ही है, हाँ, लेकिन इसको फॉर्मूला यूनिट मास क्यों बोला। देखो फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स के साथ, और मॉलिक्यूलर मास हम लोग यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैम दे देती हैं फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, सेम प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर मास में हमने करा था, ऐड कर देना है एटॉमिक मासेस को, और यहीं से हमारा फॉर्मूला यूनिट मास में निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास में भी यही कर देना है कि ऐड कर देना है जो एटॉमिक मासेस हैं उन्हें। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ते हैं। अगर किसी एलिमेंट के अंदर सिंगल एटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग मोनो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे कि अगर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनो एटॉमिक। अगर 2 ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो O2 है, तो उसे बोलेंगे डाई एटॉमिक। डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। तो याद रखना, अगर कहीं पर भी सिंगल एटम प्रेजेंट हो तो वो मोनो एटॉमिक है, और अगर 2 एटम्स प्रेजेंट हो तो वो डाई एटॉमिक है। कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बने हुए होते हैं, इसी वजह से वो कुछ चार्जेस कंटेन करते हैं। अब ये जो चार्जेस होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आयंस। आयंस जो होते हैं वो या तो नेगेटिव होते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं। अब जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटायन,
और जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अनायन। अरे छिपकली, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना पसंद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन तो जाऊंगी, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ गिफ्ट तो दो। ये लो छिपकली, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट, एक चॉकलेट। हाँ मोटूलाल, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पेन। तो अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए क्योंकि हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है। अच्छा बेटा मोटूलाल, सारे डाउट मुझसे पूछते हो, मुझे तो कभी तुमने कोई चॉकलेट दी नहीं, और छिपकली को बड़ा तुम चॉकलेट खिला रहे हो। चलो, तुम्हारे इस एक्टिविटी की वजह से हम लोग केमिकल फॉर्मूले लिखना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आयंस के नेम दिए हैं, उनके सिंबल दिए हैं, फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स दिए हैं और उनके सिंबल दिए हैं, फिर पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हैं और उनके सिंबल दिए हैं। तो आपको इन सब की ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, और क्या हमें समझना है कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं? नहीं, बस यहाँ पर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखना है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मान लो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? Mg2+, और हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया? OH-, तो OH-। लेकिन सर 1 क्यों लिखा है आपने? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें समझ में आ जाए तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिख दिया। मोटूलाल और छिपकली का बॉन्ड कैसे बना था? दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिया था। मोटूलाल ने उसे चॉकलेट दी थी और छिपकली ने उसे पेन दिया था, तो दोनों का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज होना चीज़ें ज़रूरी है, कुछ ना कुछ दोनों को एक दूसरे को देना पड़ेगा, तभी एक दोस्ती होगी। तो यहाँ पर भी यही होता है। जो Mg है वो क्या करेगा? अपना जो ये पॉजिटिव का चार्ज है ये OH को दे देगा, तो यहाँ पर OH2 हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है आपको? और जो OH है वो जो उसका पास नेगेटिव का चार्ज था वो Mg को दे देगा। लेकिन सर यहाँ पर तो -1 आपने कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। देखो इस वजह से नहीं लिखा -1, क्योंकि इसको तो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं लिखा देखो 1, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ने क्या करा? एक दूसरे से अपने चार्जेस एक्सचेंज करे। ये पॉजिटिव था तो इसने नेगेटिव को अपना चार्ज दे दिया और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपना चार्ज दे दिया। दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया दोनों ने, और इसी तरीके से इन दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, OH को ब्रैकेट में लिख के बाहर 2 क्यों लिखा है? देखो जो ये 2 का चार्ज है ये दोनों O के पास भी और H के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी और हाइड्रोजन के पास भी, इन दोनों के पास जा रहा है। इस वजह से ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इसके रिलेटेड ज़्यादा क्लास 9th में कुछ नहीं आता, ठीक है? ये तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में 10th क्लास में पढ़नी पड़ती हैं। अगर तुम्हें अभी से ही जानना है 10th के बारे में भी, तो क्लास 10th का चैप्टर 1 देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझाई हुई। अब हम पढ़ेंगे कि राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। अब आपको अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको लिख पाते हैं। देखो आपके सामने ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। तो जो NH4S पे 1 का पॉजिटिव चार्ज है, SO4S पे 2 का नेगेटिव चार्ज है, 2 का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चले गया, तो ये NH4 ब्रैकेट में बाहर क्या आ जाएगा? 2। SO4 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 1 का पॉजिटिव चार्ज है तो 1 को लिखो या ना लिखो मैटर करता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा। तो अमोनियम सल्फेट जो था उसका भी केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना सिखा दिया। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, इतने छोटे से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? अगर मान गए हो मेरी बात को तो फटाफट एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करो। आपको क्या मिलेंगे? ये नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं सैम्पल पेपर वो मिलेगी। चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं वो मिलते हैं सैम्पल पेपर के अंदर। मतलब इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, केस बेस हो गए और बहुत सारे हो गए, वो सारे आपको मिक्स करके सैम्पल पेपर के अंदर मिलेंगे। उसे सॉल्व कर लेना तो फुल मार्क्स आना गारंटेड है। बाकी जो भी कंसेप्ट था हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार आप इस वीडियो को और देख लेना, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा पूरा टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियोस देखने के लिए मन्नू के ज्ञान को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मन्नू से ज्ञान लेते रहो।